बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस, जो साइकोलॉजी का टॉपिक है। और इसमें बहुत सरल ढंग से आपको समझाया गया है। एक बार इसे ध्यान से सुने व समझने का प्रयास करें। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से क्या होती है? मस्तिष्क की समस्त प्रकार की योग्यता का नाम ही बुद्धि है। यानी कि मस्तिष्क में जो हलचल मचती है उसे जो हम समझने का प्रयास करते हैं और जो डेवलपमेंट हम लाते हैं धीरे धीरे हमारे प्रयासों में, हमारे कार्यों में, हमारी सोच में बदलाव लाते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं। तो वो जो हम अपने मस्तिष्क का जिस नया करने में यूज़ करते रहते हैं उसी का नाम ही बुद्धि है। तो मस्तिष्क के समस्त प्रकार की योग्यताओं का नाम ही बुद्धि है। बुद्धि वह जन्मजात शक्ति है जो सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं को बाह्य वातावरण में प्रदर्शित करती है तथा एक मानसिक योग्यता दूसरी मानसिक योग्यताओं को सदैव प्रभावित करती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि बुद्धि, इंटेलिजेंसी जो होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है और सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं को बाह्य वातावरण में प्रदर्शित करती है। जब व्यक्ति में जो कोई क्वालिटी होती है, इंटेलिजेंसी होती है, योग्यताएं होती है, तो वो क्या होता है कि वो अपने अंदर की योग्यता, कोई मजदूर के घर में जन्म लिया हो या किसी अमीर घर में जन्म लिया हो, यदि व्यक्ति में इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, तो सीखने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। और यदि सीखने की क्षमताएं अच्छी हैं, समझने की क्षमता अच्छी है, दिमाग का अच्छा उपयोग करना समझता है, तो वो उन योग्यताओं को कहीं न कहीं प्रकट अवश्य करता है और बाह्य वातावरण में वह प्रदर्शित हो जाती है तथा एक मानसिक योग्यता दूसरी मानसिक योग्यताओं को सदैव प्रभावित करती है। यानी कि एक मानसिक योग्यता, हमारे दिमाग में कोई भी नई चीज़ चल रही हो और कुछ सीखने की क्षमता हो, कुछ भी हो, तो हम उससे कुछ नया और सीखने की कोशिश करते रहते हैं। मनोविज्ञान के संदर्भ में बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया। जब मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी तो उस समय बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने। बुद्धि एक अमूर्त संपत्ति है जिसका कोई भौतिक स्वरूप स्पष्ट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चुप बैठा है और कुछ नहीं बोल रहा है तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि उसमें कितनी बुद्धि है। उसके कार्यों से, उसकी इंटेलिजेंस उसके कार्यों से प्रकट होगी। तो वो ये क्या है? एक अमूर्त संपत्ति है जिसका कोई भौतिक स्वरूप स्पष्ट नहीं है। परिभाषाएं यहाँ पर देखो, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता, 3 शब्द हमने लिए हैं परिभाषाओं में। एक तो समायोजन की योग्यता शब्द है, एक सीखने की योग्यता शब्द है, तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो जिन्होंने अपनी डेफिनेशन में समायोजन की योग्यता शब्द दिया है, जिन्होंने अपनी परिभाषाओं में समायोजन की योग्यता का शब्द दिया है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता का नाम है, वो कौन है? स्टर्न है, क्रूज है, बर्ट है, कार्ल बीज है और फ्रीमैन है। जिन्होंने समायोजन की योग्यता का नाम दिया है वो है स्टर्न, क्रूज, बर्ट, कार्ल बीज और फ्रीमैन। और जिन्होंने सीखने की योग्यता का नाम दिया है कि बुद्धि सीखने की योग्यता का नाम है, तो वो कौन कौन है? डियरबर्न, मैकडूगल, बकिंगम, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन। देखो, फ्रीमैन समायोजन की योग्यता में भी था, फ्रीमैन सीखने की योग्यता में भी है। यानी कि फ्रीमैन ने समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता तीनों ही शब्द बताए हैं। बुद्धि के लिए क्या है कि बुद्धि क्या है? कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किसके अनुसार? फ्रीमैन के अनुसार। तो फ्रीमैन ने तीनों शब्दों को काम में लिया है, इसलिए हम तीनों शब्दों में उसका हमने जिक्र किया है, उसका नाम इसमें लिखा है। और जिन्होंने सिर्फ सीखने की योग्यता शब्द दिया है वो कौन कौन से हैं? डियरबर्न, मैकडूगल, बकिंगम और थॉर्नडाइक। ठीक है। और जिन्होंने सिर्फ अमूर्त चिंतन की योग्यता नाम दिया है वो है बिने, टर्मन, स्पेयरमैन। और फ्रीमैन ने तीनों शब्दों को मिला के बोला है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तीनों शब्द किसने बोले हैं? फ्रीमैन ने। और बाकी सिर्फ एक शब्द जिस समायोजन की योग्यता कहने वाले कौन है? स्टर्न, क्रूज, बर्ट और कार्लविच। सीखने की योग्यता शब्द कहने वाले कौन है? डियरबर्न, मैकडूगल, बकिंगम, थॉर्नडाइक।
और अमूर्त चिंतन की योग्यता कहने वाले हैं विनय टर्मन स्पेयरमैन। ठीक है। और तीनों शब्दों को अपने डेफिनेशन में देने वाला है फ्रीमैन। ओके। फ्रीमैन। फ्रीमैन समायोजन अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। फ्रीमैन ने डेफिनेशन दी है, बुद्धि क्या है? समायोजन अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता का नाम है। ठीक है। बकिंगम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। डियरबर्न महोदय ने कहा है कि बुद्धि सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। टर्मन महोदय कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इन सबको शॉर्ट में हमने लिख के एक बार समझ लिया है। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता रही हूँ। टर्मन ने क्या बताया कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। वुडवर्थ जी बताते हैं कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुडरो जी बोलते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है। और रॉस महोदय बोलते हैं नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों में, जिसके सामने एकदम से नई परिस्थिति आ जाए, उसमें अपने वो दिमाग का उपयोग किस प्रकार से करके अपने अनुकूल वातावरण बना लेता है, तो वो वही बुद्धि है। ये किसने बताया था? रॉस ने। डाल्टन। बुद्धि विभेद एवं चयन की योग्यता है ना? किसी चीज में विवेक कर पाना और किसी चीज का सिलेक्शन कर लेना, चयन कर लेना। ठीक है। विवेक करना यानी डिफरेंस कर लेना और चयन कर लेना। ठीक है। बुद्धि विभेद और चयन की योग्यता है, ये कहा था डॉल्टन ने। उसके बाद है थॉर्नडाइक महोदय। इन्होंने कहा है बुद्धि मानसिक योग्यताओं का समूह है। थॉर्नडाइक महोदय ने एक और डेफिनेशन दी है कि बुद्धि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। क्या कहा है थॉर्नडाइक महोदय ने? बुद्धि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में, अचानक आई परिस्थितियों में, हालात में अपने दिमाग का इंटेलिजेंस का परिचय दिया, अपने अनुभव का से लाभ उठाया उन परिस्थितियों में, तो वो इंटेलिजेंस ही बुद्धि है। एबिंगहास महोदय कहते हैं बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली मानसिक शक्ति है। और बर्ट महोदय कहते हैं बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। क्या कहते हैं बर्ट महोदय? बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। ठीक है। कितनी बार क्लास में बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे हमसे जो पढ़ा रहे होते हैं उसको इतने अच्छे तरीके से लेते हैं कि उसमें नए नए सवाल खड़े कर देते हैं, यानी कि उनमें तर्क करने की क्षमता है, निर्णय करने और समझने की क्षमता है। तभी उनके दिमाग तुरंत कैच करता है और तुरंत उससे संबंधित क्वेश्चन वो हमसे कर लेते हैं। ठीक है। बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या बताया गया है कि यांत्रिक बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है और सामाजिक बुद्धि होती है। एक तरफ देखते हैं अपन गेरेट के अनुसार। गेरेट महोदय ने बताया कि एक तो मूर्त बुद्धि होती है, जिसको गामक और गतिशील भी बोल सकते हैं या यांत्रिक भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि, जिसे शाब्दिक भी बोला जा सकता है। तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि। ठीक है। तो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक तो दिया है गेरेट ने, और यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है। मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि का मतलब होता है यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, व्यापक बुद्धि। यानी कि मूर्त जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे, जो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है। इसे यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं। यांत्रिक यानी कि मशीन है जो चलती हुई हमें नजर आती है, कार्य रूप में परिणित होती है, कुछ रिजल्ट देती है। ठीक है। और जो व्यापक है, स्थूल बुद्धि, व्यापक बुद्धि। ठीक है। तो वो मूर्त होती है। बुद्धि का वह स्वरूप जिसमें यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। कौन सा? बुद्धि का वह स्वरूप जिसमें यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है, यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। जैसे हम कहते हैं कि ये तो बड़ा तेज है, कोई भी मशीन को खोल के वापस जोड़ देता है। या इसमें देखो, इसने थोड़ी देर इस चीज को देखा और उसको पूरी तरह से समझ गया,
तो उसके पास क्या है? यांत्रिक बुद्धि है। व्यक्ति मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों को क्रियाओं में परिवर्तित कर देता है, तो वह मूर्त बुद्धि होती है। किसी के दिमाग में कोई व्यक्ति होता है, चुप बैठता है, थोड़ी देर तक विचार करता है, उस पे देखता है, उसका अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ देखने के बाद वो कैसे होगा क्या होगा सब कुछ सोचने के बाद एकदम से वो उसका क्रियान्वित रूप दे देता है, तो वो मूर्त बुद्धि होती है। इसे गामक शारीरिक क्रियाएं, गत्य, गतिशील या सृजनशील बुद्धि भी कहा जाता है। यानी कि जब व्यक्ति कुछ कर देता है, करके दिखा देता है, तो हम क्या कहेंगे? उसने सृजन किया है, कुछ करके दिखाया है। गत्य बुद्धि शारीरिक क्रियाओं से अधिक संबंध रखती है, जो नृत्य खेल कूद आदि में भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी ने एक बार किसी का नृत्य देखा और करके दिखा दिया। खेल कूद में बालक ने टीवी पर मोबाइल पे खेल गेम देखा और प्लेग्राउंड में जाके खेल दिया। ये क्या होती है? जैसे ड्राइविंग का हमने यूट्यूब पे कुछ देखा, कार ड्राइव होते हुए, और वैसी ही कार हमने चला के दिखा दी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? गत्य कहेंगे। ठीक है, गत्य बुद्धि शारीरिक क्रियाओं से संबंध अधिक संबंध रखती है, जो नृत्य खेल कूद आदि में भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बालक दीवार घड़ी के समय से अपने हाथ की घड़ी के समय को मिलाने का प्रयास कर रहा है, तो वो किस बुद्धि का प्रयोग कर रहा है? वो दीवार की घड़ी का प्रयोग से अपने हाथ की घड़ी मिला रहा है। ठीक है, तो दोनों का टाइम मैच करा रहा है, तो यांत्रिक बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, यांत्रिक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, क्योंकि व्यवहार वह क्रिया है जो बाह्य वातावरण में दिखाई देती है। अभियंता, कारीगर, वास्तुकार, मैकेनिक, खिलाड़ी, नर्तक, वादक, शल्य चिकित्सक या सर्जन यांत्रिक बुद्धि वाले होते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार की जो आती है वो अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं इसको। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता या क्षमता को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का वह स्वरूप जिसमें शब्द और विचारों की प्रधानता होती है, अमूर्त बुद्धि कहलाती है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने थॉट रखता है, विचार रखता है, और इन विचारों के अनुरूप वह कार्य करता है। जैसे दार्शनिक, तो दार्शनिक व्यक्ति कोई भी दर्शन देता है, कोई भी विचार देता है, तो उसके पीछे उसका गहन अध्ययन होता है, उसका सोचा समझा हुआ व्यक्तित्व होता है, तब जाके वो अपने विचार दे पाता है। तो वो दार्शनिक हुआ, वकील हुआ, लेखक, वक्ता, कवि, साहित्यकार, गीतकार, चिकित्सक। और चित्रकार जब चित्र बनाता है, तो अपनी कल्पनाओं में जो चित्र होता है उसे एक कैनवास पे उतार कर रख देता है। अब आता है सामाजिक बुद्धि। बुद्धि का वह स्वरूप जिसमें सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है, जिसमें भी समाज के बीच में रहकर समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। कौन कौन होते हैं इसमें? जो समाज के बीच में रहकर समाज के ही हित में काम करते हैं, उन्हें सामाजिक बुद्धि कहते हैं। राजनेता, धार्मिक नेता, समाज सेवक, कूटनीतिज्ञ आदि। इसके बाद हम लेते हैं बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता होती है। बुद्धि क्या होती है? इंटेलिजेंस किसी कहीं पर भी हो सकता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि एक मजदूरी का काम, बोरे उठाने वाले एक व्यक्ति ने रिट का एग्ज़ाम प्री और मेन दोनों फाइट कर लिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मजदूर के घर में पैदा हुआ उसके पास बुद्धि नहीं होगी, उसके पास भी बुद्धि हो सकती है। महल में रहने वाले के पास भी बुद्धि हो सकती है, किसी के पास हो सकती है, बस उसका उपयोग करना वो जानता हो। तो ये जन्मजात योग्यता कही जाती है। दूसरा है बुद्धि मस्तिष्क की अलग अलग क्षमताओं का नाम है, जैसे समायोजन की क्षमता, अधिगम की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। कोई व्यक्ति कितनी जल्दी किसी सामने की परिस्थिति समझ के उसमें किस तरह से एडजस्टमेंट कर लेता है, किस तरह से अपने कार्य को कर पाता है, तो वो है समायोजन। अधिगम की क्षमता, कुछ नया देखा और उसने तुरंत उसे समझ लिया और सीख लिया। अमूर्त चिंतन की क्षमता यानी कि कुछ उसने अपने उन विचारों को समझने की कोशिश की। ठीक है, तीसरा है बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। तो बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है, यानी कि जब तक व्यक्ति कुछ करके नहीं दिखा देगा, सामने प्रकट नहीं होगा, उसका वास्तविक स्वरूप सामने नहीं आएगा, तब तक एक अमूर्त संप्रत्यय है। चौथा है बुद्धि परिवर्तनशील विकासशील होती है। जैसे
अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि बुद्धि ये नहीं कि हमने 5वीं तक पढ़ाई कर ली तो हमारी बुद्धि इतनी चलेगी। हमने उसके आगे भी पढ़ाई की, उसके आगे भी सीखा, कुछ नया सीखते चले गए, वातावरण से सीखा, परिस्थितियों से सीखा, हमने निरंतर सीखने का प्रयास किया, शिक्षा का प्रशिक्षण लिया, समाज से प्रशिक्षण लिया, अनुभव से सीखा, तो इसमें धीरे 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 परिवर्तन आता चला जाता है। वो जो शिक्षा ली है, जो अनुभव लिया है, वो मजबूत हो जाता है। बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि जन्मजात होती है, इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है, इसे पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, ज्ञान व बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि है। ठीक है, तो ज्ञान व बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। कैसा? कि ज्ञान का अर्जन हम करते हैं और बुद्धि का हम उपयोग करते हैं। जो ज्ञान हमने अर्जन किया है, जो सीखा है, जो समझा है, जो विचारों में लिया है, उसका उपयोग करना ही बुद्धि है। किन परिस्थितियों में हम उपयोग कर रहे हैं, वही बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो इनका घनिष्ठ संबंध होता है। ज्ञान मतलब होता है बाह्य वातावरण की सूचनाएं, और बुद्धि होता है ज्ञान का उपयोग, ज्ञान का सामान्य उपयोग। और विवेक जो होता है बुद्धि का प्रयोग नैतिक अनैतिक परिस्थितियों में करना, ज्ञान का विशिष्ट उपयोग करना। यानी कि जो ज्ञान हमने अर्जन किया है, उसका हमने किसी अच्छे कार्य के लिए उपयोग किया, समाज के लिए, देश के लिए उपयोग किया, उन्नति के लिए उपयोग किया, तो वो ज्ञान का विशिष्ट उपयोग होगा। और उसका नैतिक अनैतिक परिस्थितियों में जो हमने सब कुछ अच्छा बुरा समझ के जो कार्य किया है, ठीक है, तो उसको विवेक कहते हैं। इसके बाद आते हैं अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य में अंतर करना ही बुद्धि है। जब हम एक सीख जाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, और उस पर तर्क करना सीख जाते हैं, सत्य को पहचानना सीख जाते हैं, तो वही बुद्धि है। बुद्धि पर जाति, धर्म, लिंग, स्थान आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किशोरावस्था में लगभग 90% बुद्धि का विकास हो जाता है। उसके बाद 16 से 18 वर्ष तक बुद्धि का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये एक रेखा चित्र बना हुआ है, देखो, जन्म से लिखा हुआ है, उसके बाद लंबवत चल रहा है, तो 16 से 18 वर्ष तक ये लंबवत चल रहा है, उसके बाद क्षैतिज हो जाता है, तो वो मृत्यु तक चलता है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, तीन, इसके क्या क्या कारक हैं ये देख लेते हैं। वातावरण, तो वातावरण क्या है? प्रधान कारक। वंशानुक्रम, इसका नाम मात्र प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम व वातावरण की फिर अंतःक्रिया होती है, यानी कि आपस में इंटरेक्शन होता है, उससे समझ पैदा होती है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है, और उससे अंतःक्रिया यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में जो तालमेल बैठ के जो नया कुछ अर्जन होता है, जो किसी को सीखने का अनुभव हमें प्राप्त होता है, ठीक है, जो सोच समझ बनती है, वह बुद्धि है, और इससे बुद्धि प्रभावित होती है। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड, एक तत्व, एक कारक, निरंकुशवादी सिद्धांत। इसके प्रवर्तक थे अल्फ्रेड बिने। इसके इनके सहयोगी थे टर्मन, स्टर्न, जॉनसन, एबिंगहॉस। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक तत्व या एक खंड के रूप में पाई जाती है। यह एक अविभाज्य इकाई है, इसे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं इस महोदय? महोदय बोलते हैं कि ये एक ही खंड के रूप में पाई जाती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। विनय के अनुसार बुद्धि व्यक्ति के अंदर उस मानसिक प्रक्रिया का नाम है जिसके अंतर्गत एक तत्व को माना जाता है जिसे खंडों में विभाजित टुकड़े नहीं किए जा सकते। बुद्धि किसी के अधीन नहीं होती, जबकि समस्त मानसिक शक्तियाँ बुद्धि के अधीन होती है। बुद्धि यदि कहती है कि पैर का कदम आगे बढ़ाना है, या तेजी तेजी से बढ़ाना है, या मुझे ये कार्य करना है, तो वो अंदर का जो अनुभव है, जो मानसिक शक्तियाँ हैं, उसकी वो आदेश देती है, वैसा ही व्यक्ति वो कार्य को करता है। तो बुद्धि किसी के अधीन नहीं है, बल्कि बुद्धि के अधीन सारी शक्तियाँ होती है। इसलिए इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, और ये बुद्धि का प्रथम और प्राचीन सिद्धांत है। अब इसकी आलोचना किस प्रकार हुई?
सभी व्यक्तियों में जब बुद्धि का एक ही तत्व होता है, तो क्या कारण है कि सभी व्यक्ति एक समान कार्य नहीं करते हैं? जब यदि किसी में एक ही तत्व होता है, क्योंकि हम हमारा जो सिद्धांत हमने पढ़ा है पहला, ये है बुद्धि का एक खंड एक तत्व का सिद्धांत। तो इसकी आलोचना हो रही है कि सभी व्यक्तियों में जब एक बुद्धि का एक ही तत्व है, तो क्या कारण है कि सभी व्यक्ति एक समान कार्य नहीं करते? मतलब आलोचना करने वाले ने बहुत ध्यान दिया इस चीज पे कि यदि एक ही तत्व मौजूद है, तो सभी व्यक्तियों के कार्य भी फिर समान होना चाहिए। जबकि होता क्या है, सभी व्यक्ति अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। चाहे साथ में छोटे से लेकर बड़े हुए बहन भाई हों, सबका सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, सब कुछ अलग अलग होता है। चाहे जुड़वा बहन भाई भी क्यों न हो, तब भी वो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो वो जब बुद्धि का यदि एक ही तत्व है, तो क्या कारण है कि सभी व्यक्ति एक समान कार्य नहीं करते? ठीक है। अर्थात यह सिद्धांत इसलिए अमान्य हुआ क्योंकि एक ही व्यक्ति सभी क्षेत्रों में निपुण नहीं हो सकता। ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत, बुद्धि का द्वितत्व, द्विखंड, द्विकारक, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत, वास्तविक मानसिक शक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे स्पीयरमैन। जनरल फैक्टर, जी जन्मजात, एस स्पेशल फैक्टर, जो था अर्जित। तो इन्होंने दो खंड बताए हैं कि एक तो जी है, एक एस है। जी सामान्य है, एस है विशिष्ट। ठीक है। तो जनरल फैक्टर है वो है जन्मजात, और विशिष्ट फैक्टर है जो उसने अर्जित किया है, जन्म लेने के बाद जो सीखा है, समझा है, उपयोग किया है, दिमाग का उपयोग करना सीखा है, वो है विशिष्ट। तो दो प्रकार हुए इसके, द्विखंड हो गए। ठीक है। जैसे इसमें बोलते हैं कि किसी में एक जनरल फैक्टर तो था, लेकिन जैसे उसने स्पेशल फैक्टर क्या था, नृत्य। जनरल फैक्टर था, लेकिन दूसरा स्पेशल फैक्टर क्या था, पढ़ना। जनरल फैक्टर था, लेकिन खेलना। ठीक है। तो ये उसने अर्जित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो खंडों, दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। स्पियरमैन वह पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने बुद्धि को विभाज्य इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। बुद्धि के अन्य सिद्धांतों की नींव इसी सिद्धांत से मानी जाती है। स्पियरमैन ने बुद्धि के दो तत्व बताए। सामान्य तत्व जी, यह जन्मजात कारक या योग्यता होती है, जन्म से व्यक्ति के साथ आती है और यह सभी मनुष्यों के लगभग समान होती है। इसे बुद्धि का महत्वपूर्ण कारक माना गया है। ठीक है। इनका कहना है कि जन्म से व्यक्ति के साथ आती है ये योग्यता, और उसमें सभी मनुष्यों में समान बता रहे हैं इसको। ठीक है। और इसको महत्वपूर्ण कारक भी बता रहे हैं। स्पीयरमैन ने इसे वास्तविक मानसिक शक्ति कहा। दूसरा था इसमें एस, विशिष्ट कारक। एस का निर्माण जी कारक के अनुसार होता है। विशिष्ट कारक अर्जित योग्यताएं होती है जो जन्मजात योग्यताओं के सहयोग से वातावरण से अर्जित की जाती है। जैसे किसी में नृत्य में निपुण हो, कोई लेखन में निपुण हो, किसी अन्य में निपुण हो, तो वो क्या है, उसका एस फैक्टर है जो उसने अर्जित किया है। व्यक्ति की जिस क्षेत्र में अधिक रुचि होती है, उस क्षेत्र की विशिष्ट योग्यताओं का अधिक अर्जन करता है। अगला सिद्धांत, दो सिद्धांत कंप्लीट हो गए, एक खंड का और द्विखंड का। अब हम पढ़ते हैं बुद्धि का त्रितत्व, त्रिकारक, त्रिखंड सिद्धांत। इसके प्रवर्तक थे स्पीयर मैन। इसमें बताते हैं कि जो बुद्धि है, इसमें जी जनरल फैक्टर है, सामान्य तत्व, और एक दूसरा है स्मॉल जी, वो है समूह तत्व, और S1 S2 S3 विशिष्ट तत्व है। ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति में क्या हुआ कि एक तो जनरल फैक्टर हुआ, एक समूह तत्व हुआ, सभी अर्जित योग्यताएं। अर्जित योग्यताएं किससे, मतलब हम देखो, कैपिटल जो ये ब्लॉक बना हुआ है, इसमें देखो आप, इस जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी। कैपिटल जी है सामान्य तत्व, स्मॉल जी है समूह तत्व, और ऐसे विशिष्ट तत्व। तीन खाने बने हुए हैं। कैपिटल जी से लेके स्मॉल जी तक जो तीर का निशान आ रहा है, ये बताता है सभी अर्जित योग्यताएं। लेकिन
स्मॉल जी से लेकर एस तक विशिष्ट तत्व तक जो तीर का निशान आ रहा है वो बता रहा है सभी अर्जित योग्यताओं में कुछ निपुण योग्यता है ना। विशिष्ट तत्व क्या बता रहा है कि किसी में विशिष्ट योग्यता हासिल कर ली, ठीक है। और बाकी जो स्मॉल जी में था कि वो सामान्य तत्व से समूह तत्व की ओर आ रहा था, तो वो कुछ जो जन्मजात थी उनमें क्या क्या कुछ अर्जित कर ली, और अर्जित में भी विशिष्ट कर ली, तो वो एस, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इस सिद्धांत में स्पेयरमैन ने बुद्धि के 3 तत्व बताए: सामान्य तत्व जी, समूह तत्व स्मॉल जी और विशिष्ट तत्व एस। व्यक्ति सामान्य तत्व के आधार पर वातावरण से समूह योग्यताओं को अर्जित करता है। धीरे धीरे समूह योग्यताओं में से व्यक्ति की रुचि के अनुसार कुछ योग्यताएं विशिष्ट योग्यताओं के रूप में सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति को उस क्षेत्र में योग्य निपुण बनाती है। जिससे क्या होता है कि बच्चा शुरू में जब विद्यालय पढ़ने जाता है तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे उससे कहा जाता है कि तुम इसमें से किसी उस एक सब्जेक्ट का चुनाव करो। जब बच्चा 10 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, 11th में आता है तो क्या होता है, उसे अलग से एक सब्जेक्ट का समूह चयन करना होता है, ठीक है। और जब 12th करने के बाद जब उसे नया फील्ड चुनना होता है तो उसमें से भी एक विशिष्ट तत्व उसको चुनना होता है। तो यानी कि कुछ सामान्य सब्जेक्ट पढ़े, उसके बाद समूह पढ़े, और समूह के बाद विशिष्ट योग्यता उसने अन्य किसी सब्जेक्ट में हासिल की, उसमें वो डिग्री लेता है, ठीक है। ये मैंने समझाने के पर्पज से कहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्य तत्व यानी कि जनरल फैक्टर, समूह तत्व यानी कि उसमें से कुछ चीज़ें, जनरल फैक्टर में से कुछ चीज़ें उसने समूह के रूप में सीखी। तो विशिष्ट तत्व यानी उसमें से भी किसी एक में विशेष योग्यता उसने हासिल कर ली। व्यक्ति सामान्य तत्व के आधार पर वातावरण से समूह योग्यताओं को अर्जित करता है। धीरे धीरे समूह योग्यताओं में से व्यक्ति की रुचि के अनुसार कुछ योग्यताएं विशिष्ट योग्यताओं के रूप में सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति को उस क्षेत्र में निपुण और योग्य बना देती है, ठीक है। उसके बाद आता है बुद्धि का बहुखंड, बहुतत्व, बहुकारक, मात्रा का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत। ये एक ही सिद्धांत के नाम है सारे, तो हम देखते हैं। अब जब बहुखंड और बहुतत्व की बात आ रही है, इसके प्रवर्तक है थॉर्नडाइक। इसमें सभी एक तत्व हैं तो स्वतंत्र हैं, यानी कि नृत्य, देखने, सुनने, खेलने, ठीक है। सभी तरह की योग्यताएं इसमें पाई जा रही है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में बहुत सारे स्वतंत्र विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। प्रत्येक तत्व किसी न किसी मानसिक योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धि में सामान्य तत्व नहीं पाए जाते और न ही किसी तत्व की सत्ता चलती है, अर्थात सभी विशिष्ट तत्व स्वतंत्र होते हैं। स्पेयरमैन ने इसके विरोध में कहा कि विशिष्ट योग्यताएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती है, क्योंकि जब पहले हमने पढ़ा है उनमें बोला है कि कुछ किसी से न किसी किसी विषय में ही विशिष्ट योग्यता हासिल हो पाती है। लेकिन जहाँ समूह तत्व की बात आ रही है, यहाँ पे बहुखंड, बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व की सब बात आ रही है, तो ये बोल रहे हैं कि विशिष्ट योग्यता क्या होती है कि विशिष्ट तत्व जो स्वतंत्र होते हैं। यानी कि जब इसमें क्या होता है, इसमें बता रहे हैं कि बुद्धि में सामान्य तत्व तो नहीं है, सामान्य तत्व नहीं पाए जाते और न ही किसी विशिष्ट तत्व की सत्ता चलती है। किसी तत्व सामान्य तत्व नहीं पाए जाते और न ही किसी तत्व की सत्ता चलती है, अर्थात सभी विशिष्ट तत्व स्वतंत्र होते हैं। यहाँ बोला है कि सभी विशिष्ट तत्व उसके स्वतंत्र है और वो उसमें आगे बढ़ रहा है और उसी अनुरूप उसमें कार्य शुरू से ही कर रहा है, ठीक है। तो इसके विरोध में स्पेयरमैन ने कहा है कि विशिष्ट योग्यताएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती है, क्योंकि इसने स्वतंत्र बताया है विशिष्ट योग्यताओं को। देखो, विशिष्ट तत्व स्वतंत्र होते हैं, ये बताया है, ठीक है। किसमें? असत्तात्मक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या बहुतत्व कह दें या बहुकारक कह दें इसमें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले सिद्धांत पे। बुद्धि का समूह तत्व, समूह कारक, समूह खंड, बहुमानसिक योग्यता, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, ये 5वां सिद्धांत है।
और इसके प्रवर्तक है थर्स्टन और केली, है ना। तो इन्होंने क्या बताया है कि एस तत्व बताया है, ठीक है। और उसका देखो एक झुंड बनाया, ऐसा बताया, उसमें सब बिखरे हुए थे, सब स्वतंत्र थे, और इसमें एक समूह बना हुआ है, ठीक है। और समूह में कितने वो बनाए गए हैं, 6 गोले हमने बना रखे हैं, ठीक है, 6 5 इस तरीके से। तो ये बता रहे हैं कि इस तरह के कितने समूह हैं, 9 + 4 13, 9 समूह है, एस तत्व है। तो मानसिक योग्यताएं कितनी बताई गई, इन्होंने 7 बताई है। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये डायग्राम। तो हमारे इसका नाम है बुद्धि का समूह तत्व, समूह कारक, समूह खंड, बहुमानसिक, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन और उनके सहयोगी केली ने स्पेयरमैन के सिद्धांत थॉर्नडाइक के बहुतत्व सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में बहुत सारे विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं जो मानसिक क्रिया करते हैं, परंतु ये तत्व पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, ये आपस में मिलकर निश्चित समूह का निर्माण करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक गोला बना हुआ है, इसमें छोटी छोटी गोल 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 बिंदियाँ आपस में चिपकी हुई हमने क्यों बनाई है, समझने का प्रयास कर रहे हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन और उनके सहयोगी केली ने स्पेयरमैन के सिद्धांत थॉर्नडाइक बहुतत्व सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में बहुत सारे विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं, यानी कि विशिष्टता हमारी बुद्धि में होती है जो मानसिक क्रिया करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, मानसिक रूप से कोई न कोई क्रिया करते हैं, परंतु ये तत्व पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते। पहले वाले सिद्धांत में क्या था, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और इस वाले सिद्धांत में क्या है, तत्व पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये आपस में मिलकर निश्चित समूह का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, एक समूह बना लेते हैं। और थर्स्टन इन समूह की संख्या कितनी बता रहे हैं, 9 + 4 = 13 बताई, तथा केली ने कितनी बताई, 9। इन समूह में थर्स्टन के द्वारा कुल 7 मानसिक योग्यताएं बताई, जिन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहा गया। इस ये कहते हैं थर्स्टन महोदय कि कुल 7 मानसिक योग्यताएं हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर कहा गया है कि इतनी तो प्राथमिक होती है, कितनी, 7। किस किसने बताई, थर्स्टन महोदय ने। अब कौन कौन सी, आंकिक योग्यता, अंकों व नंबरों को पहचानने की योग्यता। जब बालक अंक और नंबर पहचानना शुरू कर देता है तो उसमें आंकिक योग्यता आ जाती है। शाब्दिक योग्यता, शब्दों को पहचानने की योग्यता। उसके बाद आता है स्थानिक या देशिक योग्यता, कल्पना करने की योग्यता, ठीक है। तो कल्पना करने की क्षमता या एक स्थान पर दूसरे स्थान की कल्पना करना। तार्किक योग्यता यानी कि तर्क करने की योग्यता। शब्द प्रवाह या धारा प्रवाह, वाक प्रवाह की योग्यता, जैसे कि बोलने की चालाकी, बोलने की क्षमता, कोई किस प्रकार से बोल पाता है, कोई किस प्रकार से बोलकर अपना काम चला लेता है, या कोई इतने अच्छी तरीके से अपने मन की बात कह पाता है, या किसी को अपनी बात समझा पाता है, ठीक है। उसके बाद है स्मृति योग्यता, जिसमें याद रखने की क्षमताएं कितनी हैं। प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता योग्यता कारक, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, किसी में होता है कि निर्णय बहुत तुरंत कुछ ही सेकंड्स में ले लेते हैं, और कुछ ही व्यक्ति सालों तक निर्णय नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के 13 खंड होते हैं। सातवां, इस सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के 13 खंड होते हैं, ठीक है। किसके अनुसार है, थर्स्टन बोल रहे हैं कि 13 खंड है, ठीक है। अब 6 नंबर के पॉइंट पे आते हैं अपन। बुद्धि का वर्ग घटक, संगसत्तात्मक प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो ये इसके प्रवर्तक हैं थॉमसन, और इन्होंने बताया है सामान्य घटक, समूह घटक और विशिष्ट घटक, ठीक है। थॉमसन महोदय के स्कॉटलैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने त्रितत्व सिद्धांत के संबंध में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
उन्होंने कहाँ से सीखा? इस कौन सा सिद्धांत है ये? वर्गघटक संसत्तात्मक प्रतिदर्श का सिद्धांत। और इसके प्रवर्तक हैं थॉमसन। और इन्होंने ये लिया है त्रितत्व सिद्धांत के संबंध में सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। त्रितत्व सिद्धांत हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी सिद्धांत के संबंध में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्वों की सत्ता होती है। बुद्धि तत्व व विशिष्ट तत्व, समूह तत्व व विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व के घटक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, देखो इसमें हमने डायग्राम में क्या लिया है? सामान्य घटक लिए हैं, समूह घटक है स्मॉल जी, और एस से विशिष्ट घटक लिए हैं। ठीक है, तो इसमें महोदय कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्वों की सत्ता होती है। किसकी सत्ता है? सामान्य तत्वों की। और समूह तत्व जो होते हैं और विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व के घटक के रूप में कार्य करते हैं। जब कोई समस्या व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रदर्शित होती है तो उसका प्रतिमान सामान्य तत्व पर बनता है। तो सबसे पहले कोई समस्या आई, कोई बात आई, तो उसका प्रतिमान कहाँ बनेगा? सामान्य तत्व पर। और वह समस्या सक्रिय होकर समूह घटक को स्थानांतरित हो जाती है, जिससे संबंधित योग्यता धीरे धीरे विशिष्ट घटक के रूप में सक्रिय होकर उस समस्या का समाधान करती है। तो समस्या किसके पास आई? सबसे पहले कैपिटल जी के पास, सामान्य तत्व के पास। उसके पास आई समूह घटक स्मॉल जी के पास, और उसके बाद उसकी विशिष्ट योग्यता बनी यानी कि एस। ठीक है, अब है सातवां सिद्धांत, बुद्धि का प्रधानता सूचक, बुद्धि का पदानुक्रमित वर्गीकरण का सिद्धांत। प्रवर्तक है इसके फिलिप बर्नन, बर्ट और सिरिल बर्ट। फिलिप बर्नन और सिरिल बर्ट। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में पाए जाने वाले तत्वों की प्रधानता के आधार पर पदानुक्रमित रूप से वर्गीकरण किया गया है। बुद्धि का धारा प्रवाह, तरल व ठोस बुद्धि, स्थूल व सूक्ष्म बुद्धि का स्पष्ट सिद्धांत। प्रवर्तक है केटल। बुद्धि के दो प्रकार होता है, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि स्पेयरमैन के सामान्य तत्व है और ठोस बुद्धि है स्पेयरमैन के विशिष्ट तत्व के समान। और तरल बुद्धि है स्पेयरमैन के सामान्य तत्व के समान। बुद्धि का क ख सिद्धांत है, प्रवर्तक है इसके हेब। और बुद्धि के दो प्रकार बताए इसमें, क का सिद्धांत सामान्य तत्व के समान जी, और ख का सिद्धांत है विशिष्ट तत्व के समान एस। 10वां सिद्धांत है आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं ब्लूम। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का नाम कोई तत्व का कारक नहीं होता, बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण समय होता है, यानी कि समय ही होता है जो व्यक्ति की बुद्धि को काम लेने और नहीं लेने पे मजबूर करता है। उसके बाद है 11वां, बुद्धि का त्रिआयामी, त्रिविमय, त्रिअंगीय संरचनावादी सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है गिलफोर्ड। 1967 में सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता, बुद्धि आयामों के रूप में पाई जाती है। 3 आयाम होते हैं, विषय वस्तु, संक्रिय और उत्पाद। समस्या को दूर करने के लिए की गई क्रिया, जैसे नंबर 1 विषय वस्तु, नंबर 2 सक्रिया और तीसरा है उत्पाद। विषय वस्तु है तो गिलफोर्ड ने इसे बुद्धि के प्रथम आयाम के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी कि 3 डायमेंशनल है। देखो 3 आयाम, यानी कि 3 डायमेंशनल विषय वस्तु, सक्रिय और उत्पाद। विषय वस्तु कहती है कि गिलफोर्ड ने इसे बुद्धि के प्रथम आयाम के रूप में प्रस्तुत किया है। विषय वस्तु क्या है इसे समझ लेते हैं। किसी क्रिया या कार्य को करने के दौरान या कार्य को करने के लिए जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं को विषय वस्तु कहा जाता है। हम जो भी काम करते हैं, सबसे पहले बालक लिखना सीखता है तो उसको अ अक्षर लिखना भी बहुत कठिन पड़ता है, तो उसके सामने जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको ही हम प्रथम स्टेज कहते हैं। विषय वस्तु मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, आकृति विषय वस्तु, शाब्दिक विषय वस्तु, सांकेतिक विषय वस्तु, व्यवहारिक विषय वस्तु। यानी कि उसने अ लिखना सीखा तो अ की आकृति बनाई, शब्द को समझा, उसके संकेत को समझा और उसको व्यवहार में लिया। दूसरा जो होता है संक्रिया, जो दूसरा है इसमें, गिलफोर्ड ने इस बुद्धि के दूसरे आयाम के रूप में परिभाषित किया। मनुष्य किसी समस्या को दूर करने के लिए समस्या के प्रति जो क्रिया करता है उसे संक्रिया करता है। कोई समस्या सामने आई और उसका हल निकालने के लिए उसने जो प्रयास किए वो क्या है? संक्रिया। अब ये 5 प्रकार की होती है, मूल्यांकन, संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन और अपरंपरागत चिंतन।
यानी कि समस्या का हल निकालने के लिए व्यक्ति क्या क्रिया कर रहा है? पहले तो उसका मूल्यांकन कर रहा है, फिर उसको अपने ज्ञान में ला रहा है, स्मरण में ला रहा है, फिर उसका चिंतन कर रहा है और दोनों तरीके से अभिसारी और अपसारी चिंतन उसमें कर रहा है। तीसरी जो स्टेज थी इसमें आयाम में, वो थी उत्पाद की। गिलफोर्ड ने इसे बुद्धि के तीसरे आयाम के रूप में लिया और विषय वस्तु के बाद संक्रिया की जाती है और संक्रियाओं के फलस्वरूप जो परिणाम निकलते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। संक्रिया जो क्रिया की उसके बाद जो परिणाम हुआ उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। ये 6 प्रकार के होते हैं। सूचनाओं का वर्ग, इकाइयों में वर्ग, इकाइयों का संबंध, सूचना प्रणाली, प्रत्यावर्तन प्रणाली और निहितार्थ प्रणाली। इस प्रकार तीनों आयामों में मिलकर बुद्धि का जो मॉडल होता है उसे 4 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 120 कोश होते हैं। इन कोशों में मानसिक योग्यताएं भरी होती है। इन कोशों में से अभी तक 80 भरे हुए कोशों का पता चला है, अर्थात बुद्धि के इस मॉडल में 40 कोश रिक्त हैं। बुद्धि का यह मॉडल देखने में मधुमक्खी के छत्ते तरबूज से हुए बीज के समान होता है। बुद्धि का सर्वमान्य सिद्धांत है। गिलफोर्ड के सिद्धांत का 2 बार संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। स्पष्ट संशोधन वि विषय वस्तु 5 इंटू 5 संक्रिया इंटू 6 उत्पाद, तो इसके 150 कोश बने हैं। दूसरे संशोधन में विषय वस्तु 5 संक्रिया 6 और उत्पाद 6 यानी कि 180 कोश बने हैं। अगला लेंगे 12 नंबर का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, जेबी केरोल। इन्होंने बुद्धि को 3 स्तरों के रूप में विभाजित किया। केरोल की तरह बताए गए 3 स्तर स्पेयरमैन के समान थे। सामान्य स्तर जी, विस्तृत स्तर स्मॉल जी और संकीर्ण स्तर। तीसरा क्या है? संकीर्ण स्तर। अगला है सिद्धांत बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। स्टेनबर्ग द्वारा समस्त मानसिक योग्यताओं को तीन तीन तंत्र के रूप में विभाजित किया है: संदर्भ, घटक और अनुभव। तो संदर्भ में हम देखते हैं संदर्भ क्या है? समायोजन। जब हम किसी नवीन वातावरण में जाते हैं, क्षमता और योग्यताओं को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। अपने आप को उसमें ढालना ही समायोजन है। घटक है विश्लेषणात्मक। जो व्यक्ति किसी विषय वस्तु विशेषता बता पाता या आलोचना कर पाता है तो उसकी विश्लेषणात्मक योग्यता होती है। तीसरा जो होता है इसमें पॉइंट वो है पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान। वह बुद्धि या योग्यता जिसके अंतर्गत पूर्व में सिखाए गए ज्ञान अनुभवों का सर्वाधिक उपयोग कर पाते हैं। 14 नंबर का जो सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत है, प्रवर्तक है हार्वर्ड हावर्ड गार्डनर। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि एकाकी न होकर बहुकार्य की होती है। गार्डनर ने बुद्धि को 7 भागों में विभाजित किया: भाषाई, तार्किक, स्थानिक, शारीरिक, संगीतज्ञ, अंतराव्यक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। व्यक्तित आत्म अंतराव्यक्तित क्या होती है? व्यक्तित आत्म बुद्धि होती है जो स्वयं के द्वारा होती है, और अंतर्व्यक्तित होती है व्यक्तित अन्य बुद्धि यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति होता है। पहले देखेंगे इसमें भाषाई बुद्धि। ये 7 प्रकार की जो बुद्धि है: भाषाई, तार्किक, स्थानिक, शारीरिक, संगीतज्ञ, अंतराव्यक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। तो पहला देख रहे हैं इसमें भाषाई बुद्धि। शब्दों वाक्यों के बोध की क्षमता जिन वाक्यों में देखने को मिलती है उसे भाषाई बुद्धि की प्रधानता होती है। और ये हमारा 14वां सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें पहला है भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि कैसे आई? हमें शब्दों और वाक्यों की बोध की क्षमता के द्वारा। ठीक है, जिन व्यक्तियों में देखने को मिलती है उसमें भाषाई बुद्धि की प्रधानता होती है। जैसे लेखक हुआ, कवि हुआ, अध्यापक, साहित्यकार, गीतकार, ये शब्दों को बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं, लोगों को अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा था तार्किक। तो जैसे गणित का सब्जेक्ट हुआ तो व्यक्ति जो गणित ज़्यादा पढ़ता है वो तर्क करना सीख जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक अंकों को समझता है, गणितीय प्रक्रियाओं के प्रति सक्रिय होता है, विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु के प्रति तर्क करने की क्षमता पाई जाती है, तो उसे तार्किक प्रधानता होती है। जैसे अभियंता यानी कि इंजीनियर, गणितज्ञ, वैज्ञानिक आदि। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है स्थानिक बुद्धि यानी कि कल्पना करने की शक्ति या कल्पना करने की योग्यता, जैसे कि कलाकार, चित्रकार, अभिनयकार। अभिनय करने वाला व्यक्ति जैसे राम भगवान का अभिनय करना है तो पहले उस चरित्र को अपने में उतारता है, फिर उनके जैसे ही हाव भाव अपने चेहरे पर लाते हैं। चित्रकार कलम के अपने जो ब्रश और रंगों के माध्यम से हूबहू चित्र उतारने की कोशिश करता है जो उसकी कल्पना में होता है। और कलाकार
आर्टिस्ट होता है वो एक मूर्ति बनाता है, ये अपने भाव को प्रकट करता है। ठीक है। चौथा इसमें था शारीरिक गति, बुद्धि यानी कि शरीर पर नियंत्रण करने की योग्यता या क्षमता। यानी व्यक्ति को क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, क्या करना है, कब, तो वो शरीर का नियंत्रण उस पे होता है। जैसे खिलाड़ी, जिम्नास्टिक, एथलेटिक, डांसर, योगा। जो खिलाड़ी होता है उसे पता है बॉल के पीछे कितनी देर दौड़ना है, कब गोल होने पर वापस दौड़ के आना है, तो वो कैसे करेगा? अपने शरीर का संचालन कर रहा है। जिम्नास्ट अपने शरीर को तोड़ मोड़ के सब तरीके से प्रेजेंट कर देता है। एथलेटिक कर देता है। डांसर अपने शरीर का इस्तेमाल करता है, और योगा करने वाला व्यक्ति भी करता है। तीस पांचवा था इसमें संगीतज्ञ बुद्धि का, तो संगीत की लय ताल को समझने की योग्यता या क्षमता उसमें होती है, और वो संगीत के गीत और उनसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाना सीख जाता है, और उसके अनुसार उनकी जो धुन के अनुसार वो गाना गाना और सारे गमा पदा निशा के संगीत को समझना सीख जाता है। इसके बाद आती है छठे नंबर पर अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, यानी कि आत्म व्यक्तित्व बुद्धि। जो व्यक्ति अपनी योग्यता, भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति को समझने की क्षमता रखता है। जैसे आत्मदर्शन की क्षमता, जैसे कि जिसने अपने चिंतन मनन द्वारा अपने आप को समझने का एक प्रयास किया हो, तो आत्म व्यक्तित्व बुद्धि कहलाएगी। सातवां था इसमें अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, यानी कि व्यक्तित्व अन्य बुद्धि। जो व्यक्ति दूसरों की योग्यता, भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति को समझने की क्षमता रखता है, अर्थात बाह्य दर्शन पर बल देता है। जो क्या होता है कि खुद को समझना तो अंतरा व्यक्तित्व, और दूसरों को समझना और उनकी योग्यता, भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति को समझने की जो क्षमता रखता है, वो क्या हुआ? अंतर व्यक्तित्व। ठीक है। अंतर व्यक्तित्व में क्या था? स्वयं को। और अंतर व्यक्तित्व में क्या? दूसरों को। नोट: गार्डनर ने इस सिद्धांत में 2 बार संशोधन किया तथा बुद्धि का 8वां और 9वां कारक भी जोड़ा। 8वां कारक जोड़ा उन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि। इसमें प्रकृति में विद्यमान जितने भी तत्व, रहस्य, परिवर्तन व सिद्धांत होते हैं, उनको समझने की क्षमता है। जैसे जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, किसान, मौसम वैज्ञानिक। 9वां था इसमें अस्तित्ववादी बुद्धि। जो व्यक्ति अस्तित्व की विचारधारा या दर्शन की विचारधारा की क्षमता रखता है, जैसे संसार, प्रकृति, मनुष्य, पृथ्वी के अस्तित्व को समझने की क्षमता, कि कब पृथ्वी का उद्भव हुआ, कैसे मनुष्य पर धरती पर आया, कैसे प्राणी बना, इस तरह की बातें जो सोचता है, समझता है, और संसार के बारे में जो सोचने समझने की योग्यता रखता है, तो वो अस्तित्ववादी बुद्धि का व्यक्ति होता है। जैसे योगी, संत, दार्शनिक, अध्यात्मवादी, ज्योतिषी वगैरह। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगला बुद्धि से संबंधित चैप्टर फिर हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।